वी स्टडी अबाउट द एनर्जी, है ना। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द एनर्जी एंड पावर ट्रांसमिटेड बाय द वेव, है ना। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, है ना। इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ये हम पढ़ेंगे आज इसमें। हाँ, वो मैं डाउट क्लास में डिस्कस करूंगा, जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने, एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। जो भी होमवर्क क्वेश्चंस होंगे ना वो डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। प्रोग्रेसिव वेव ये आपको डिस्कस करना है, राइट। तो इसको थोड़ा सा ठीक से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कम समझ में आने वाला टॉपिक, और स्टूडेंट्स को नॉर्मली इस टॉपिक के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है। तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि वेव का काम ही यही है कि वेव में मीडियम तो ट्रांसफर होता ही नहीं है, एनर्जी तो ट्रांसफर होती है। तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है वो आपको क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, दैट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस, है ना। कि भाई वो डिस्कस करेंगे हम इसमें, पहले इसको पढ़ लेते हैं इसमें। दैट द एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, है ना। तो जो इसमें एनर्जी की जब हम बात करेंगे ना, तो कोई भी वेव जो एनर्जी पजेस करती है वो दो तरह की एनर्जी पजेस करेगी। सिंपल सा हम लिखेंगे कि व्हाट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय वेव, है ना। कि कोई भी वेव जो है वो कौन कौन सी एनर्जी पजेस करेगी। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी, है ना। और दूसरी ये जो एनर्जी पजेस करती है, इट पजेस द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कि एक जो एनर्जी होती है वो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और दूसरी तरह की जो एनर्जी होती है दैट इज योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मींस स्ट्रेचिंग की वजह से जो होगी, कि अगर स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करें तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब भी वेव ट्रेवल करेगी ना तो स्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग होती है, तो स्ट्रेचिंग की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपको निकालना है कि भाई किसी भी एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल चीज आ जाता है सबसे पहले, कि अगर मैं कोई वेव को इस तरह से प्लॉट करूं, है ना, कि किसी भी वेव का मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, है ना। कि यहाँ पे आपने वेव का क्या प्लॉट कर दिया, बेसिकली आपका वाई वर्सेस नहीं बेटा, ये सिंपल सा है कि एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव होती है, एनर्जी पजेस बाय द वेव जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अभी आएगा उसके बारे में। तो यहाँ पे जस्ट हम कि कोई भी इस तरह से आपकी वेव है ना, किस तरह से आपने वेव को आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें आपने दो एलिमेंट चूज कर लिया। एक एलिमेंट मैंने चूज कर लिया यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे चूज किया, और एक एलिमेंट मैं चूज करता हूँ इस जगह पे, इस तरह से, है ना। दो एलिमेंट मैंने चूज कर लिया। अवश्य बात है कि ये वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है, तो इस एलिमेंट में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना। कि जो एलिमेंट होगा इसमें एक सिंगल पार्टिकल थोड़ी होगा, इस एलिमेंट में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल का ही तो ग्राफ होता है ये। तो मैं इसको नाम देता हूँ दिस इज द एलिमेंट 1 एंड द एलिमेंट 2, है ना। आपने वो दो लाइंस बनाई है। बेटा बंद कर दो माइक, है ना। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किस एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो कैन यू आंसर कि भाई इन दोनों एलिमेंट में विच एलिमेंट पजेस मोर काइनेटिक एनर्जी। क्या कोई मुझे आंसर बता सकता है कि वन एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या टू की ज्यादा होगी? वन वन की, वन की होगी या टू की ज्यादा होगी? थोड़ा सा काइनेटिक वन। एनर्जी, नहीं वन की नहीं होगी बेटा। पर टू की होगी क्योंकि हाँ, मेन टू की, वेलोसिटी तो जीरो होती है ना एक्सट्रीम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है तान्या, सही बोल रहे हो आप इसमें, क्योंकि टू की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो नियर द मीन पोजीशन है, और जब भी पार्टिकल आपके मीन पोजीशन के पास होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जब एक्सट्रीम में होते हैं तो बहुत स्लो होते हैं। तो अगर सेम वेट दोनों के एलिमेंट की मैं ले लूं, तो जो मीन पोजीशन के पास पार्टिकल होंगे वो ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो सिंपल से हम बोलेंगे एक चीज तो पक्की है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट 2 इज मैक्सिमम, एलिमेंट 2 इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम।
है ना, ये आपने ऐसे सही रीजन दिया, क्योंकि वो सारे एलिमेंट के जो पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें होंगे, और ये मेन पोजीशन के पास में है, तो मेन पोजीशन के पास में स्पीड तो ज्यादा होती है। अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूं, किस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी? सर 1। तो 1। नहीं नहीं, ये गलत है, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। काइनेटिक एनर्जी एलिमेंट 2 की मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी एलिमेंट 2 की मैक्सिमम ही होती है। क्यों होती है मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिमेंट 2 इज ऑल्सो मैक्सिमम, है ना, ड्यू टू स्ट्रेचिंग, है ना, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, दिस इज ड्यू टू इलोंगेशन। ये किसकी वजह से होती है बेसिकली? इलोंगेशन या स्ट्रेचिंग की वजह से, है ना। ये कोई वो एनर्जी नहीं कि सिंगल पार्टिकल एक्सचेंज परफॉर्म कर रहा है, ये सिंगल पार्टिकल थोड़ी, इसमें तो मल्टीपल पार्टिकल्स हैं। ये सिंगल पार्टिकल में वो कहना सही होता है कि मीन पोजीशन वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, जब एक्सट्रीम में जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन वाली जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे तो स्ट्रेचिंग है ना, ये तो वाई वर्सेस एक्स ग्राफ है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी एलिमेंट 2 की ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि अगर मैं दोनों की लेंथ देखूं तो इसकी लेंथ कम है, और इस एलिमेंट की लेंथ क्या है बेसिकली आपकी ज्यादा है ना। तो जिस एलिमेंट की लेंथ ज्यादा होगी उसमें स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी, है ना, और स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी तो उसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार ऑब्जेक्टिव में सिर्फ यही पूछा जाता है कि भाई इस तरह से वाई एक्स ग्राफ दिया होगा किसी वेव का, वाई एक्स ग्राफ का मतलब फोटोग्राफ होता है किसी इंस्टेंट में, वो बस बोलेंगे किस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी का आंसर दे देंगे, वो देखेंगे अच्छा पोजीशन 1 की सबसे ज्यादा है इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसलिए आपकी ज्यादा होगी। तो मतलब 2 की काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी और 2 की ही बेसिकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसमें स्ट्रेचिंग ज्यादा है, जिसमें इलोंगेशन ज्यादा होगा। बेटा भाई इलोंगेशन के वर्ड ही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रेचिंग है ना, तो भाई कोई चीज जितना ज्यादा खींचेंगे हम उसे उसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो आप देखो एलिमेंट 1 की वो लेंथ कम है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट 2 जो है वो तो इस शेप में है ना, तो उसकी लेंथ ज्यादा है। तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी मतलब वो जिसमें ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है, ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी मीन्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेसिकली आपकी ज्यादा होगी, है ना। तो ये आपका आ गया। तो दोनों ध्यान रखना, दोनों चीजें बाद में इसको प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली भी हम, कि जब हम निकालेंगे ना तो आपको ये आ भी जाए मैथमेटिकली, लेकिन अभी जस्ट मैं देख के बता रहा हूँ कि भाई एलिमेंट 2 की काइनेटिक भी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल भी मैक्सिमम। अब ये एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, क्योंकि वेव का जो मेन काम है ना वो एनर्जी को क्या करना है बेसिकली आपका ट्रांसफर करना है। तो एनर्जी ट्रांसफर किस तरह से होता है वो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि भाई किसी वेव में एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो किस तरह से होती है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है सर बताओ। वो एलिमेंट टू मेन पोजीशन के पास है इसीलिए उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल सही। ओके। मेन पोजीशन के पास है इसलिए उसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे, एक सिंगल तो है नहीं, लेकिन जो भी पार्टिकल होंगे उसकी स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द एक्सट्रीम में जो होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग ज्यादा है, दोनों का रीजन डिफरेंट है ना। एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, तो एनर्जी का ट्रांसफर के बारे में भी थोड़ा सा आपको इसमें ठीक से समझना होगा कि भाई फिर से मैं वेव यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ ऐसे, है ना, कि कोई वेव हम इस तरह से वाई एक्स ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका, है ना। ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है आज का, ये आप कैसे। तो मैंने क्या ना किसी वेव का फोटोग्राफ खींचा किसी टाइम इंस्टेंट पे, तो ये वेव का फोटोग्राफ की मैं एक ही साइकिल बना रहा हूँ ऐसे आगे। अब चूंकि ये वेव ट्रेवल कर रही है ना, तो मैं कुछ देर बाद अगर खींचूंगा इसका फोटोग्राफ तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कि आफ्टर सम टाइम अगर हम सेम वेव का फोटोग्राफ खींचे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेसिकली आपका सेम डिफरेंट हो जाएगा। तो उसको मैं अगर आफ्टर सम टाइम्स किसी दूसरे इंस्टेंट पे बनाऊं, है ना, कि किसी दूसरे इंस्टेंट पे अगर मैं इसको प्लॉट करूं, है ना, तो अब ऑब्वियसली बात है कि अगर ये राइटवर्ड जा रही है तो अब जो इसका स्ट्रक्चर होगा आफ्टर सम टाइम ये आपका इस तरह से हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से प्लॉट करूंगा अगर मैं, तो ये मूव करके ये आपने इस तरह से बन गई, ये आपका, है ना। इस लाइन को थोड़ा सा और नीचे भी एक्सटेंड कर देते हैं, ये आपका गया, क्योंकि इसी डायग्राम के ऊपर सारा कुछ बेस करता है। तो आप ध्यान रखना ये दोनों स्टेज है क्या,
दोनों स्टेज ये है कि पहले ये वेव इस तरह से थी, आपने फोटोग्राफ ले लिया, आफ्टर सम टाइम्स लिया, चूंकि वेव राइटवर्ड जा रही है तो ये आगे चली जाएगी, ये पीक जो होगा आगे चला गया, यहाँ पहुंच गया, तो जो पीछे से वेव आ रही होगी वो इस तरह से स्ट्रक्चर पे आ गई, है ना, मतलब वेव ट्रेवल कर रही है ना, कि अलग इंस्टेंट पे अगर अलग अलग शेप है, मतलब वेव क्या हो रही है बेसिकली आपकी ट्रेवल कर रही है। अब यहाँ देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट इसमें आइडेंटिफाई करता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ एलिमेंट 1, है ना, और एक दूसरा एलिमेंट आइडेंटिफाई करता हूं यहां पे, इस जगह पे, इसको मैं नाम देता हूं एलिमेंट 2, है ना, कि इसको मैं नाम देता हूं बेसिकली आपका एलिमेंट 2। तो जब मैं इस तरह से मैंने पहले जब बनाया था ब्लैक कलर से वेव को, तो जब एलिमेंट 1 जो होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैक्सिमम होगी, और एलिमेंट 2 की काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगी, मिनिमम होगी। जो ब्लैक डायग्राम बना हुआ है उसमें दोनों चीजें मैक्सिमम हो जाएंगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जब ये डायग्राम रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे इस तरह से जब डायग्राम कुछ देर बाद इस तरह से मैं अगर सेम एलिमेंट को फिर से वॉच करूं, यहाँ पे आ गया ये चीजें बेसिकली आपकी यहाँ पे आ गई इस तरह से, तो अब उल्टा हो गया ना कि भाई 1 की जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल दोनों मैक्सिमम थी, अब यहाँ पे जब आएगा तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों मिनिमम हो जाएगी। 2 की काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों मिनिमम थी, जब यहाँ पे आएगा तो दोनों मैक्सिमम हो जाएगी। तो वेव ऐसी तो ट्रेवल करती है, यहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि वेव ट्रेवल कैसे करती है। तो हम बोलेंगे वेव के ट्रेवल करने का जो होता है कि एनर्जी लॉस्ट बाय एलिमेंट 1 is gained by element 2, is gained by element 2, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहना है ना, बाय एलिमेंट 2, है ना, कि भाई जब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया तो इसने एनर्जी लूज कर ली, क्योंकि मैक्सिमम से मिनिमम में आ गया है दोनों एनर्जी, है ना। यहाँ पे मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टोटल भी वर्ड लगा देना आप इसको, टोटल एनर्जी लॉस्ट बाय द एलिमेंट 1 इज गेन्ड बाय द एलिमेंट 2, है ना, कि भाई एलिमेंट 1 ने एनर्जी लूज की तो उसको 2 ने गेन कर दिया, अब 2 जब जाएगा ऊपर ऐसे तो उसको कोई थर्ड एलिमेंट गेन कर लेगा, और इस तरह से एनर्जी क्या होती है आगे ट्रांसफर होती है ना। तो सिंपल से ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी लॉस्ट बाय एलिमेंट 1 इज गेन बाय एलिमेंट 2, है ना। तो ये इस तरह से वेव में एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बाद में एनर्जी 2 जो 2 एलिमेंट होगा अगले इंस्टेंट में ही ऊपर आ जाएगा, तो इसने लूज किया तो अगला गेन कर लेगा, और इस तरह से एनर्जी का क्या होता है, वेव में ट्रांसफर होता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम, है ना, कि विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम एनर्जी का क्या होगा, बेसिकली आपका ट्रांसफर होगा। बिल्कुल बेटा, एनर्जी लॉस नहीं हुई ना, वो तो मैंने आंसर दे दिया आपको मैंने, है ना, लॉस नहीं हुई ना, उसने गेन कर लिया, वही पे भी तो है, ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी। सर ये जो आपने एलिमेंट से एनर्जी लॉस और गेन किया, ये आपने विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल ग्राफ और फाइनल ग्राफ ऐसे कर दिया ना? हाँ, इनिशियल ग्राफ और फाइनल ग्राफ बिल्कुल सही है बेटा। रेड ग्राफ जो है ना वो सेम वेव ही है, ये फोटोग्राफ है आफ्टर सम टाइम्स, कि भाई मैंने सपोज किसी t=0 पे, है ना, ग्राफ बनाया, t=0 पे ब्लैक ग्राफ बना दिया मैंने, है ना, आफ्टर सम टाइम्स एट टाइम t, कुछ टाइम बाद ये आपका रेड ग्राफ में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अगर वेव ट्रेवल कर रही है ना तो उसका शेप तो चेंज हो जाएगा ना। तो ये t=0 पे मैंने फोटोग्राफ ले लिया कोई, उस टी टाइम के बाद मैंने फिर से इसको फोटोग्राफ ले लिया, तो ये इस स्टेज पे आ गया। तो मतलब यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में एनर्जी 1 जो एलिमेंट 1 है इसने एनर्जी लूज कर ली और एलिमेंट 2 ने गेन कर ली। अगला इंस्टेंट भी मैं प्लॉट कर सकता हूँ कि अगला इंस्टेंट बनाऊंगा तो कुछ डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। अगले इंस्टेंट में अगर मैं एक और कलर ले लूँ यहाँ पे इस तरह से कि भाई कुछ टी टाइम पे ऐसा हो गया तो t+Δt टाइम के बाद ये इस तरह से हो जाएगा आपका, है ना, कि जो सेम ग्राफ होगा वो आपका इस तरह से हो जाएगा t+Δt टाइम के बाद ऐसा। तो जो ग्रीन कलर है वो आपका t+Δt टाइम के बाद हो जाएगा, है ना, लेकिन उसको मत बनाओ, अननेसेसरी आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए ग्रीन कलर वाला मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, उसको अननेसेसरी और ग्राफ को कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि किसी टाइम पे आपने इसको बनाया तो आफ्टर सम टाइम आपने ये बना लिया सेम व्यू का, और ये स्टेटमेंट आपने दे दिया कि भाई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है बल्कि एनर्जी कंजर्व है, जो भी एलिमेंट 1 एनर्जी लूज कर रहा है उसको 2 क्या कर रहा है, बेसिकली आपका गेन कर रहा है ना, ये आपका जाएगा इस तरह से।
बेटा मैंने ये बता दिया आपको बेटा कि देखो वन में काइनेटिक एनर्जी इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं तो मेन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग सबसे ज्यादा है ना, स्ट्रेचिंग ज्यादा है, तो स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। किसी भी स्ट्रिंग को जितना ज्यादा हम स्ट्रेच करेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है ना, मतलब स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी, है ना। तो ये तो जस्ट मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आ जाता है कि भाई किसी एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, है ना, कि भाई किसी वेव की व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं दैट इज द काइनेटिक एनर्जी potential energy of an element of progressive wave, है ना, कि भाई ये तो जस्ट मैंने समझाया कि ऐसा मैक्सिमम मिनिमम होगा, लेकिन ये होगा कितना ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव की कितनी होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई जनरल ले लूंगा, जस्ट मैंने यहाँ पे कोई वाई एक्स ग्राफ प्लॉट कर लिया, किसी इंस्टेंट पे ये ग्राफ आपका इस तरह से होगा, ये आपका ऐसा है। तो मैं बीच में भी तो एलिमेंट ले सकता था, अभी तो मैं क्या कर रहा था कि एक्सट्रीम्स ले रहा था, या तो मीन ले रहा था या एक्सट्रीम ले रहा था। अब मैं कहीं पे भी ले लेता हूँ, मेरा पर्पस ये है कि ये अगर कोई एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट की काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, इस एलिमेंट की विड्थ आप ले लो, ये जो एलिमेंट है इसकी विड्थ कितनी है, बेसिकली आपकी डेल्टा एक्स है ना, इसकी विड्थ कितनी है, बेसिकली आपकी डेल्टा एक्स है ना। तो अब एक चीज आ गया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना तो एकदम आसान, कि अगर मैं इस एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी लिखूं कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट, ये मैंने यहाँ पे चूज किया है, तो इस एलिमेंट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम लिख सकते हैं डीके, और डीके की वैल्यू हो जाएगी हाफ डीएम इंटू वीपी स्क्वायर, है ना। वीपी क्या हो जाएगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, कि भाई पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी होती है, और डीएम जो हो जाएगा दिस इज द मास ऑफ द एलिमेंट, डीएम जो होगा ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट। तो अगर ये एलिमेंट जो आपने चूज किया इसका मास अगर डीएम है, और यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अगर वीपी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ डीएम इंटू वीपी स्क्वायर हो जाएगा। और डीएम की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डीएक्स हो जाएगा, वेयर म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, जो हम जानते हैं कि भाई अगर इस स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ म्यू है तो म्यू को डीएक्स से मल्टीप्लाई करके डीएम आ जाएगा, है ना। तो यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एलिमेंट का लिखूं तो इसका एक्सप्रेशन तो एकदम आसान है, ये आपका हो जाएगा हाफ डीएम की जगह पे आप पुट कर दोगे म्यू इंटू डीएक्स, और पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना। पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि कोई भी अगर पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी, है ना। तो ये मैंने काइनेटिक एनर्जी तो बहुत इजीली कि इस एलिमेंट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इतनी होगी, इसमें वैल्यूज पुट कर दी मैंने, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने में तो कोई एज सच मुश्किल है ही नहीं। मेन चीज है जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो पहले आप इसको लिख लो, फिर पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। न्यू बेटा मास पर यूनिट लेंथ होता है ना, म्यू जो होता है ये मास पर यूनिट लेंथ होता है ना, ये बताया मैंने आपको कि म्यू जब भी वर्ड यूज हो ना तो ये लीनियर मास डेंसिटी होती है, म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी, है ना, मास बाय लेंथ। तो अगर डीएक्स लेंथ का मास निकालना है तो म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास बाय लेंथ होता है ना। तो डीएम का मास निकालना है तो म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका जाएगा इस तरह से। हाँ वेव से ही, वेव के रिस्पेक्ट में, वेव के रिस्पेक्ट में भाई, वेव में कोई मीडियम तो होगा ही ना, तो उस मीडियम का मास भी होगा, तो उसका मास पर यूनिट लेंथ जो हम ले रहे हैं वो आपका म्यू आ जाएगा।
ठीक है, चलो ये हमने कर लिया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, किसी वेव की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करोगे आप, वो थोड़ा सा टिपिकल सी चीज है। लेकिन लास्ट एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड हाँ सर। भी दिखाते हैं बेटा। डन सर। ओके, ये आपका है। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालें। और वो कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपको कैलकुलेशन अगर बहुत नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, तो जस्ट हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए करते हैं। अदरवाइज एंड रिजल्ट याद रखना है, वे एंड रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी अगर एलिमेंट मैंने चूज किया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स क्या है आप ध्यान रखना। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना, एक्सटर्नल वर्क डन ही तो होता है, जो कि सिस्टम में कैसे स्टोर होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, कि भाई उसके फील्ड के अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं वो सिस्टम में कैसे स्टोर होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का सोर्स ये होगा कि वर्क डन बाय टेंशन, है ना, कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, हाँ वीपी मीन्स पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन बाय टेंशन टू elongate string, elongate string, है ना, स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसी को तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय टेंशन टू elongate द स्ट्रिंग स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी। भाई जो किया होगा वो वर्क कैसे स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी डी लिखूं, ये इक्वल हो जाएगा डी डब्ल्यू के, और डी डब्ल्यू जो हो जाएगा वो टेंशन इंटू डी एस हो जाएगा, वेयर डी एस इज द इलोंगेशन इन स्ट्रिंग, इलोंगेशन इन स्ट्रिंग, यही आपको निकालना है कि इसको इलोंगेट करने के लिए टेंशन, नहीं तो उसमें फोर्स है, स्ट्रिंग में और कौन सा फोर्स होता है, दूसरा तो कोई फोर्स होता ही नहीं है। तो स्ट्रिंग में जो फोर्स टेंशन होगा वही स्ट्रिंग को इलोंगेट करता है, और वो वर्क जो करेगा वो कैसे स्टोर होगा एज ए एनर्जी, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। तो टी इंटू डी एस। तो एक्चुअली में होगा क्या कि पहले जब वेव जस्ट वहां पे डेवलप नहीं हुई थी, तो यहाँ पे स्ट्रिंग इस तरह से फ्लैट होगी, तो फ्लैट होगी तो इसकी विड्थ आप थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं मैं, ये विड्थ सपोज डेल्टा एक्स होगी, जो कि हम विड्थ ऑफ द एलिमेंट ले रहे हैं। लेकिन आपको पता है जैसे मान लो ये स्ट्रेच होगी, सपोज आपकी स्ट्रिंग जो होगी वो इस पोजिशन में है, तो अब इसकी लेंथ बढ़ गई है ना, तो बढ़ने के बाद इसकी लेंथ को आप कोई डीएल ले लो, कि अब इसकी लेंथ जो हो गई है स्ट्रिंग की, ये स्ट्रिंग का ही पार्ट में बना रहा हूं, अब इसकी लेंथ डीएल हो गई, ये पहले डीएक्स थी, अब स्ट्रेचिंग की वजह से अब डीएल हो गई। तो अगर ये डीएक्स होगा तो ये वाला जो चीज होगी वो डीवाई हो जाएगी। तो आपको ये तो निकालना है कि डीएक्स से डीएल तक स्ट्रेचिंग होने में इसमें चेंज इन लेंथ कितना होगा, वो इलोंगेशन हो जाएगा। तो जो इलोंगेशन डीएस होगा इसकी वैल्यू डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगी। कि जब ये नेचुरल लेंथ में थी ये स्ट्रिंग, जब आपने डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट किया था, तो इस स्ट्रिंग की वेट डीएक्स थी। जब वेव जनरेट हो गई तो अब ये इस तरह से स्ट्रेच हो गया, तो अब इसकी लेंथ डीएल हो गई। तो जो चेंज इन लेंथ होगा वो डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। और इनफैक्ट डेल्टा एल जो है इसकी वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा एल जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स, है ना। कि डेल्टा एल स्क्वायर क्या हो जाएगा इसके लिए आपका माइनस इंटू, बेटा कुछ नहीं है कि पहले इसकी लेंथ डेल्टा एक्स थी, अब अगर आपने इसको इलोंगेट हो गई है ना, कि इलोंगेट हो गई, मैं यहाँ पे डायग्राम में बता देता हूँ, ये चीज है आपका कि भाई ये चीज जब मैंने बोल दिया, इसी चीज को थोड़ा सा इनलार्ज करके मैंने बना लिया
कि भाई अब इसकी लेंथ डेल्टा एल हो गई, है ना। पहले जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा कि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं किया होगा तो इसकी जो लेंथ होगी वो डेल्टा एक्स हो जाएगी और ये आपका डेल्टा वाई हो गया। तो डेल्टा एल, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज को नॉर्मली हम यहाँ पे फिर से प्लॉट कर रहे हैं, है ना। और पाइथागोरस से डेल्टा एल की वैल्यू इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगी, तो ये लिख लिया आपने। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दो कि जब डेल्टा एस ही मेन निकालना है आपने, इस पूरे से आप डेल्टा एक्स को कॉमन ले लो। तो डेल्टा एक्स को कॉमन अगर हम पूरे से ले लेंगे तो यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स तो कॉमन ले लिया आपने, और इस पूरे की पावर हाफ हो जाएगी क्योंकि अंडर रूट में था, और ये जो डेल्टा एक्स होगा इसको तो बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे -1 आ गया, है ना। और ऐसा क्यों करते हैं आपको पता है, जब भी हम इस तरह से डेल्टा एक्स को कॉमन लेते हैं तो आपका पर्पस होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना। इस तरह से जब भी आप करते हो ना कि कोई चीज को कॉमन लाके 1+ के फॉर्म में ले आते हो, तो उसका मतलब होता है हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना चाहते हैं कि 1 + x⁴n जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + nx के। तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना। ये आपका आ गया बेसिकली आपका 1+ ये हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे 1 था आपका, -1 आ गया, है ना। तो आप देखो इससे सिंप्लीफाई हो गया ना, ये 1 और -1 कैंसिल हो गए। तो जो डेल्टा एस चेंज इन लेंथ होगा वो आपका हो गया डेल्टा एक्स हाफ इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपने डेल्टा एस निकाल लिया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क ही तो है कि टेंशन ने जो वर्क किया है इसको स्ट्रेच करने में, भाई टेंशन जो इसको वर्क कर रहा होगा स्ट्रेच करने में, वही वर्क कैसे स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे डी की वैल्यू लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा टेंशन इंटू डी एस। आप टेंशन की वैल्यू को आप चाहो तो ये लिख सकते हो, क्योंकि आपको होता है कि जो वेव वेलोसिटी होती है, अभी तक कहीं भी वेव वेलोसिटी हमने यूज नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं, कि जो वेव वेलोसिटी होती है वो √T/μ होती है। तो टी की वैल्यू μv² हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन की जगह पे हम लिख सकते हैं μv², और ds की जगह पे ये आ गया हाफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, ये आपका है ना। अब इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करें हम, तो अगर y की वैल्यू जो हमने चूज की थी वो तो ये चूज की थी a sin kx - ωt। अब y को x के रिस्पेक्ट में पार्शली करना है ना। पार्शली तो हर जगह पार्शियल का साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि y x और t दोनों का फंक्शन होता है, तो किसी भी एक के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शली करूंगा तो t कांस्टेंट ले लूंगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ka साइन कन्वर्ट हो गया cos kx - ωt, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूं इस जगह पे, है ना, कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह से, है ना, जस्ट मैंने बोला कि भाई ds ये आ गया, तो du की वैल्यू t इंटू ds आ गई, ds की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, तो ये आ गया। और y अगर ये है तो डिफरेंशिएट करके आपका ये आ जाएगा, और इस du/dx की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लो। जैसे हम पुट करेंगे यहाँ पे du की वैल्यू ये आ जाएगी μ इंटू v² हाफ, इस चीज को पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया k² a² cos² kx - ωt, है ना। तो थोड़ा सा उस फॉर्म में आने लगा जो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्म हमने लिखा था, है ना। तो इसको पहले लिख लो फिर मैं उसको बताता हूँ। तो यहां तक हम पहुंच गए। सर वो क्या लिखा है लास्ट लाइन में, du इक्वल टू μv², ये वाला चीज ही हाफ, इसको डिफरेंस dy/dx यहाँ पुट कर देंगे ना, तो k² a² cos² kx - ωt हो जाएगा, है ना। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोई अलग चीज थोड़ी है, ये वैल्यूज पुट कर दी मैंने यहाँ पे, है ना, कि वैल्यूज मैंने पुट कर दिया। बेटा du की वैल्यू t इंटू ds होती है, ds की वैल्यू मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें, और t जो था वो μv² होता है, तो t μv² हो गया, और जो ds की वैल्यू है उसको यहाँ से पुट कर दिया हमने, ये आ गया। इसके बाद y अगर ये है तो डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा, इस dy/dx को पुट कर दिया तो ये चीज आ गई।
जस्ट मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, कुछ भी और नहीं कर रहा हूँ। है ना, तो ये आ गया। इसको और भी थोड़ा सा ठीक करते हैं हम इसे। जैसे आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म था ना, कि जो आपने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा था, वो इस फॉर्म में लिखा था जिसमें ओमेगा वगैरह था, है ना। तो उसको उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं अभी। पहले तो आप इसको लिख लो। ठीक, ये आपका गया इस तरह से, है ना। तो जो आपने डी यू यहाँ पे लिखा है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, तो जो आपने यहाँ पे डी यू लिखा है, उस एलिमेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ट्रैवलिंग वेव की, डी यू की वैल्यू आपने ये लिखी है, हाफ म्यू वी स्क्वायर, है ना, इंटू के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा, ये आपने लिखा है ना, ए स्क्वायर, है ना। तो ये आपका गया इस तरह से। अब इसी में क्या करूंगा मैं, कि चूंकि ओमेगा के फॉर्म में लाना है ना, तो वेव वेलोसिटी हम जानते हैं ओमेगा बाई के होता है, तो यहाँ पे वेव वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा बाई के पुट कर देंगे, तो हाफ म्यू आ गया, यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा, है ना। तो यहाँ से के स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया, आपकी डी यू की वैल्यू फाइनल ये आ गई, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एक डेल्टा एक्स भी था यहाँ पे, डेल्टा एक्स मत भूलना, इस पूरे में डेल्टा एक्स एक मल्टीप्लाइड था, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डेल्टा एक्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी है ना, कि इस एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो बेसिकली आपकी ये आ गई, है ना। तो आप देखो क्या पोटेंशियल और काइनेटिक में कोई सिमिलरिटी है क्या, आप चेक करो अपनी कॉपी, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। कि पहले आपने काइनेटिक लिखा था एलिमेंट की, आप पोटेंशियल लिख रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी है, कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या आप, देखो जरा सा। दोनों सेम है। यस सर। हाँ, दोनों जो एक्सप्रेशन है ना वो सेम है, यही तो आपका पर्पस था पूरे डिस्कशन का, बहुत सेम। ये तो होता है हमेशा, कोई भी ट्रैवलिंग वेव जो होती है ना, उसके किसी भी एलिमेंट की काइनेटिक एंड पोटेंशियल सेम होती है। आपने काइनेटिक ये लिखा इस फॉर्मूले में सारा वैल्यूज पुट करके, और थोड़ा सा पोटेंशियल का डेरिवेशन टफ है, डेरिवेशन थोड़ा सा मुश्किल है, ये सारे स्टेप से आपने इसको डिराइव किया। कि भाई आपने बोला वर्क डन होता है, अब ds चेंज इन लेंथ कितना होगा उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ले आए, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये आ गया। फिर चूंकि k के फॉर्म में था, इसको ओमेगा के फॉर्म में लाना था, इसलिए आपने v की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये आ गया। तो यहाँ से कंक्लूजन एक ही निकला कि जो प्रोग्रेसिव वेव होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम होती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक कंक्लूजन निकल गया कि एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, राइट, आर ऑलवेज सेम होते हैं, है ना। मतलब हर इंस्टेंट पे डी और डी के इक्वल होंगे, किसी भी इंस्टेंट की हम बात करें,
है ना, कि किसी भी इंस्टेंट पे एलिमेंट की हम बात करें तो डी ओ डी के हमेशा सेम होंगे, है ना। इसलिए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एलिमेंट से क्या होता है, सेम होता है। हाँ, दोनों में डेल्टा एक्स था, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी में डेल्टा एक्स नहीं लिखा गया मैंने, उसमें भी लिख लेना उसमें, क्योंकि डेल्टा एक्स तो होगा ही उसमें, तो हर जगह पे डेल्टा एक्स है। तो किसी भी एलिमेंट जो कि विड्थ डेल्टा एक्स है, उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा सेम होता है। इसलिए तो ऐसा हो रहा था कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो रही थी। यहाँ पे भी डेल्टा एक्स लिख लो, है ना, यहीं से डेल्टा एक्स गायब हुआ था, डेल्टा एक्स हर जगह पे, इसमें भी डेल्टा एक्स होगा। हाँ, ये डेल्टा एक्स है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया इसे, इसको लास्ट में लिख दो आप, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मतलब इसलिए क्या हो रहा था ना, आप देखो कि मैं बोल रहा था कि एलिमेंट वन की अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो उसकी पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि दोनों तो हमेशा सेम रहते हैं ना। हर इंस्टेंट पे किसी भी एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, बेसिकली आपकी सेम होगी, है ना। इसमें भी डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स बाद में लिख लो आप इसमें। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी जिस एलिमेंट की मैक्सिमम है उसकी पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगी, जिसकी काइनेटिक मिनिमम है उसकी पोटेंशियल भी मिनिमम होगी। तो हमेशा ये ट्रैवलिंग वेव में होता है, प्रोग्रेसिव वेव में, कि उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, सेम होती है। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। ये तो आपने जस्ट ये प्रूफ कर दिया कि दोनों की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, है ना, कि जो टोटल एनर्जी एलिमेंट की होगी वो कितनी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी मतलब दोनों का सम हो जाएगा, इसको डी लिख लेते हैं, डी इक्वल टू हो जाएगा डी के प्लस डी, है ना। जो एनर्जी लूज कर रहा था एक एलिमेंट, दूसरा गेन कर रहा था, वो टोटल एनर्जी तो कर रहा था, तो ट्रांसफर एक्चुअली जो होता है वो टोटल का होता है। नहीं, जीरो नहीं होगा बेटा, दोनों का सम आ जाएगा ना, दोनों का सम होगा, दोनों का सम अगर सेम है तो डबल हो जाएगा ना, इसी का डबल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे आप। तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डेल्टा एक्स, ये आ गया। तो जो टोटल एनर्जी एलिमेंट की होगी ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपकी किसी भी एक एनर्जी के डबल हो जाएगी, है ना। तो ये डी आ गया। अब मेन चीज है कि व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, भाई किस रेट से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कि भाई एक एलिमेंट जब लूज कर रहा था ऐसे एनर्जी, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि इस एलिमेंट ने अपनी एनर्जी लूज की, इसने गेन की, तो किस रेट से एनर्जी लूज या गेन कर रहा है, मतलब रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है, वही तो मेन आपका कंसर्न है कि व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ट्रांसफर, या इसी को हम बोलेंगे पावर ऑफ ए वेव, कि भाई इस वेव का पावर क्या है ना, इस साउंड वेव का पावर, लाइट वेव का पावर, इसका मतलब हो जाएगा रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है। तो पावर को हम लिख देंगे P इक्वल टू डी बाई डी टी, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा इसे, तो मैं देखो इसको इस तरह से लिख दूंगा, म्यू इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये डेल्टा एक्स को इधर बीच में ले आया, इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो आपको पता है dx बाई dt क्या हो जाएगी, व्हाट इज द dx बाई dt, है ना। वेव के केस में dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेव वेलोसिटी, कि भाई वेव जब इस तरह से ट्रेवल करती है तो किसी v से करती है, तो जो dx बाई dt जो होता है वो क्या होता है, इसलिए आपकी वेव वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे dx बाई dt जो होगा ना वो वेव वेलोसिटी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी की वैल्यू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो पावर ट्रांसफर होगा उसकी वैल्यू आपकी आ गई, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा, ये आपका आ गया फाइनल, कि भाई इतना पावर क्या होगा, ये इस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो गई, हाँ। लेकिन आपको पता है ये पावर तो वेरिएबल है ना, क्योंकि एक्स और टी का फंक्शन है। तो हम बात करते हैं एवरेज पावर ट्रांसफर की, हम बात करेंगे कि कितना ये एवरेज पावर ट्रांसफर करेगा, क्योंकि पावर तो वेरिएबल है, वो एक्स और टी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर। तो मैं अगर लिख लो पहले आप इसे, फिर हम एवरेज पावर के ऊपर आते हैं। वही फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है, बाकी तो जस्ट एक डिस्कशन है।
सर एवरेज क्यों लेते हैं? एवरेज क्योंकि ये मतलब ये एक्स और टी के अकॉर्डिंग तो पावर चेंज होता रहेगा ना, मतलब हर एलिमेंट अलग अलग पावर ट्रांसफर कर रहा होगा, तो अगर मैं ओवरऑल पूरे वेव की बात करूं तो निकाल ही नहीं पाऊंगा ना, हाँ सर। है ना, इसलिए हम उसको एवरेज ले लेते हैं। तो वही तो ये एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, तो एक एलिमेंट जिस रेट से पावर ट्रांसफर कर रहा है दूसरा एलिमेंट सेम रेट से करे कोई जरूरी नहीं, तो एक ओवरऑल एवरेज आपको निकालना होता है कि सबका एवरेज कितना होगा, ओके सर। है ना। हाँ ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, दिस इज द टोटल एनर्जी, है ना। डी जो होती है वो टोटल एनर्जी होती है, जो कि इसका डबल हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे तो डबल हो जाएगा, है ना। तो ये हमने लिख लिया ऐसे। तो अब हम आ जाते हैं एवरेज के ऊपर। तो एवरेज निकालना भी एकदम आसान है कि भाई कितना ये एवरेज पावर ट्रांसफर करेगा, नाउ वी कैन टॉक अबाउट द एवरेज पावर। एवरेज पावर है ना, पी एवरेज। तो जब मैं एवरेज पावर लिखूंगा ना तो एक्चुअली में ये सारे टर्म तो कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कांस्टेंट है, वेरिएबल तो सिर्फ कॉस स्क्वायर वाला टर्म है ना, कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो आपको इसका एवरेज लेना पड़ेगा, है ना। एवरेज का ये सिंबल होता है, इस तरह से बाहर लगाते हैं, मतलब इसका आपको एवरेज लेना पड़ेगा। और आपको पता है किसी भी कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ होती है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम 0 होगी, क्योंकि -1 होगा तो भी उसका स्क्वायर 1 ही हो जाएगा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। ये टर्म को अगर हम छोड़ दें और सिर्फ इसका एवरेज वैल्यू निकालें तो इसके अंदर थीटा क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, कि एक्स और टी कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसकी एवरेज वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो सबसे मेन फॉर्मूला आ गया कि व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय द वेव। कॉस स्क्वायर की जगह पे हम इस पूरे की जगह पे हाफ लिख लेंगे, ये आपका आ गया हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये आपका मेन फॉर्मूला है ना। इसको आपको मेमोराइज करना है, न्यूमेरिकल जो आएंगे इसी के बेसिस पे आएंगे कि जो एवरेज पावर ट्रांसफर होगी, है ना, कोई भी वेव जो पावर ट्रांसफर करेगा वो हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। इसमें टर्म्स क्लियर हैं आपको सारे कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं, है ना, कि इसके टर्म्स जो हैं आप जानते हो। सर एवरेज ऑफ cos स्क्वायर थीटा आपको 1/2 कैसे आया? वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। कोई भी कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू तो वैसे -1 होती है। कॉस थीटा का जब भी मैं इस तरह से ग्राफ बनाऊंगा ना ऐसे लाइक, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, मिनिमम -1 होती है। लेकिन हम तो स्क्वायर लेंगे ना, स्क्वायर लेंगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, तो मैक्सिमम 1 होगी, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा की। तो 1 + 0/2 कर देंगे तो इससे हाफ आ जाएगा। ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, या दूसरा इंटीग्रेट करके भी कई बार हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा सही है कि भाई मैक्सिमम 1 होगी, मिनिमम 0 होगी, 1 + 0 को हाफ से डिवाइड करेंगे, इसके एवरेज वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर थीटा की हमेशा एवरेज वैल्यू हाफ होती है, लेकिन जो कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू होती है ये 0 होती है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी बाई 2, तो ये 0 होता है। तो कॉस या साइन थीटा दोनों की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है फॉर 1 साइकिल, लेकिन इसकी जो कॉस स्क्वायर टर्म आएगा उसकी एवरेज वैल्यू हाफ हो जाती है। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला आ गया, इसमें टर्म्स आपको क्लियर है, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो एवरेज पावर आ गया, है ना। इस एवरेज पावर से हम यहाँ पे एवरेज इंटेंसिटी की बात करते हैं। हाँ, मतलब इस तरह से बार लगाने का मतलब एवरेज होता है, इस तरह से जब हम बार लगाते हैं ना तो दिस इज द सिंबल फॉर एवरेज, है ना, कि इस तरह से बार लगाने का मतलब इसका एवरेज लेते हैं, है ना। तो इसका एवरेज वैल्यू हाफ होता है, इसका एवरेज वैल्यू 0 होता है, लेकिन आपको कॉस स्क्वायर का लेना था। ये तो एवरेज पावर होगी। ऐसे हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, है ना, कि भाई किसी भी वेव की एवरेज इंटेंसिटी क्या होगी। तो एवरेज इंटेंसिटी जो वेव की होती है, इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी ट्रांसमिटेड है ना पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड,
है ना, कि एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो होता है, ये क्या होती है, बेसिकली आपकी एवरेज इंटेंसिटी होती है। तो एनर्जी ट्रांसमिटेड तो था ही, पर सेकंड भी पावर ही तो था, पर यूनिट एरिया तो आपको लिखना है बस आपको। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि जो एवरेज इंटेंसिटी होगी आई, वैसे इंटेंसिटी में आप एवरेज ना भी लिखो फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इसमें अगर पावर और इंटेंसिटी पूछ रहे हैं मतलब वो एवरेज ही पूछते हैं इनफैक्ट, वो क्या पूछ रहे होते हैं बेसिकली आपके एवरेज ही पूछ रहे होते हैं, आप लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो आई एवरेज की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी पावर एवरेज को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हम यहाँ पे कोई एरिया ले लेते हैं, एरिया का सिंबल हम ऐसे यूज कर रहे हैं, हाँ, कि जो भी आप स्ट्रिंग यूज करोगे उसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो पावर एवरेज बाय एरिया जो हो जाएगा वो आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी। तो पावर एवरेज तो आपने लिख ही लिया है, हाफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो गया बाई एस, है ना। और यहां से देखना जो म्यू बाई एस होगा ये रो हो जाएगा ना डेंसिटी, हाँ, कि भाई म्यू बाई एस जो होगा ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपकी डेंसिटी रो हो जाएगी, क्योंकि म्यू मास बाई लेंथ होता है, तो लेंथ तो एरिया से मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो मास बाई वॉल्यूम रो आ जाएगा। मतलब एवरेज इंटेंसिटी में बस एक ही चेंज आ जाता है, बाकी चीजें तो सेम है, मास पर यूनिट लेंथ की जगह पे मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाता है। ये आपका आ गया हाफ रो वी इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज इंटेंसिटी, ये आपका आ गया। तो जो न्यूमेरिकल आएंगे वो सिर्फ इसी दो फॉर्मूले के ऊपर आएंगे, मतलब कैसे ये फॉर्मूला आया वो उतना रिलेवेंट नहीं है, वो मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बताया है कि आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे हम कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आएंगे बेसिकली इसी दो फॉर्मूले पे आएंगे, या तो एवरेज पावर की वो बात कर रहा होगा या वो बात कर रहा होगा एवरेज इंटेंसिटी की। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें लीनियर मास डेंसिटी है, इसमें वॉल्यूम मास डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, राइट। ये आपका डिस्कशन है, लिख लो आपसे। क्योंकि वेव का काम ही है ना एनर्जी ट्रांसफर करना, तो किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज होगी, वही उसकी पावर हो जाएगी। पर यूनिट एरिया कितना कर रहा है पावर, वो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इसलिए वेव में इंटेंसिटी टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंटेंसिटी से ही सारी चीजें हम गेज करते हैं। और कई बार लूज सेंस में आप ये लिख भी देते हो कई जगह पे, फॉर ऑल काइंड ऑफ वेव, अगर इसके बाकी टर्म कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर ऑल वेव, ऑल काइंड ऑफ वेव, है ना, कि भाई हर तरह के वेव के लिए इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हैं तो। फॉर ऑल क्या लिखा है आपने? ऑल काइंड ऑफ वेव, फॉर ऑल काइंड ऑफ वेव, है ना, कि हर तरह की वेव के लिए, चाहे लाइट हो साउंड हो फर्क नहीं पड़ता उसमें, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का ये रिलेशन होता है ना, फॉर ऑल काइंड ऑफ वेव, है ना। लाइट की भी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में ये रिलेशन होता है, हर तरह की वेव के लिए रिलेशन वैलिड है, बशर्ते कि ये चीजें कांस्टेंट हो, क्योंकि इसमें और भी टर्म्स है ना इंटेंसिटी में, तो बाकी टर्म कांस्टेंट होंगे तभी एम्पलीट्यूड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर। एस इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर है, जो एस है ना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो तभी तो मैंने बोला कि भाई मास पॉइंट लेंथ को अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो रो आ जाएगा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दो फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ लाइन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं कर देता हूँ ब्लॉक के अंदर। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव की हमेशा सेम होती है, ये चीज तो डेरिवेशंस के पार्ट है ना। और यहाँ पे इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हाउ एनर्जी ट्रांसफर, कि वन ने लूज किया टू ने गेन कर लिया, है ना। और जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, इसको भी आप लिख लो, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई जहां जिस एलिमेंट की काइनेटिक मैक्सिमम होगी उसी की पोटेंशियल भी क्या होती है, बेसिकली आपकी मैक्सिमम होती है ना। तो इसमें कई बार उल्टा आंसर दे देते हैं स्टूडेंट, तो वो सही नहीं है ना, ये आपका। और जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इस दो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है ना, तो ये थोड़ा सा हमने
एनर्जी एंड पावर की बात की। ठीक है, तो मैं आई विल गिव फ्यू न्यूमेरिकल्स टू यू, उसको फटाफट सॉल्व करके बताओ, है ना, फिर आगे पढ़ते हैं। है ना, तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको शेयर करता हूँ। Okay, wait for a moment. हाँ, you can go for this question. हाँ, सारा आंसर इज करेक्ट। अभी बताता हूँ बेटा क्या लिखा था मैंने। रोशनी, योर आंसर इज करेक्ट। अनिका, अभी बता रहा हूँ मैं, जब वो पेज आएगा ना देन आई विल एक्सप्लेन। सही है आदर्श, योर आंसर इज करेक्ट। अहाना, योर आंसर इज करेक्ट। आदित्य, योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सोहम सही आंसर है, अदिति सही आंसर है आपका। हाँ बेटा आदर्श, सही है आपका आंसर, सही है आपका आंसर। ठीक है ना, सब लोग सही आंसर दे रहे हो इसका। सबका आंसर सही आ रहा है आपका। दैट इज योर 49 मिली वॉट इज द करेक्ट आंसर। बस फॉर्मूले में तो पुट करना है आपको, निकालना है एवरेज पावर। एवरेज पावर का फॉर्मूला ये होता है म्यू वी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड इज गिवन, एम्पलीट्यूड तो आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, फिर पावर वॉट में निकालेंगे ना, तो एम्पलीट्यूड ये आ गया। वेव स्पीड आपको दिया ही हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। आपको ओमेगा म्यू नहीं दिया हुआ है, तो म्यू की जगह पे ये आपका टेंशन दिया हुआ है। तो वेव स्पीड आपकी √T/μ तो होती है, मतलब म्यू की जगह पे हम T/v² पुट कर सकते हैं, और ओमेगा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं 2πf, क्योंकि यहाँ पे एफ दिया हुआ है, ध्यान रखना बस। एफ वेव वेलोसिटी, टेंशन इज गिवन, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, टेंशन दिया हुआ है, वेव वेलोसिटी दी हुई है। तो ये सारा सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। पावर की वैल्यू आपकी म्यू की जगह पे हम पुट कर देंगे T/v² इंटू वी, और ये आपका हो जाएगा 4π² f² इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एक वी तो कैंसिल ही हो गया, बस वैल्यूज पुट करना है आपको यहाँ पे, है ना, कि हाफ T/v 4π² f² इंटू a²। इस फॉर्म में सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, you'll get your answer 49 मिलियन। ये आपका आंसर है, तो इससे आपका आंसर आ गया।
तो सोर्स इतना एवरेज पावर ट्रांसफर कर रहा होगा, है ना भाई। सोर्स को पावर कहाँ से आती है? सोर्स से ही आती है। वाइब्रेटिंग सोर्स की पावर ही वेव में ट्रांसफर होती है ना। वाइब्रेटिंग सोर्स की पावर ही वेव में क्या होती है? ट्रांसफर होती है। जितनी पावर वो ट्रांसफर कर रहा होगा, दिस वे वी कैन फाइंड इट, है ना। इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी मैं शेयर करता हूँ अभी। जैसे कि यू गो फॉर दिस क्वेश्चन, पहली बार में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर इसका गलत आता है, थोड़ा केयरफुली करना। नहीं, हाँ आदिति, योर आंसर इज करेक्ट। अरे देखिए, एक ही आंसर सही है। हाँ रोशनी, आपका भी आंसर सही है शायद। रोशनी, आपका भी आंसर सही है। हाँ रोशनी, सही है आपका आंसर। वो आपने काफी पहले दे दिया था, लेकिन मैंने देखा नहीं उसे। अच्छा, अभी शो करता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है बेटा पहले क्वेश्चन का। किसी का सही नहीं आ रहा है, एक दो लोगों का सिर्फ सही आया है। दिवेश, अब सही है आपका आंसर। सही है।
देखो इसमें ध्यान देना है आपने कि पूरा फॉर्मूला लिख के सॉल्व करो। अगर आप सिंपल से ये लिखोगे ना कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और उसके बाद अगर आप I2 बाई I1 निकालोगे, ये आपका हो जाएगा A2 बाई A1 का होल स्क्वायर, और A2 बाई A1 का रेशियो तो 2 ही है ना, तो 2/1 हो जाएगा, स्क्वायर मीन्स 4 आ जाएगा, मीन्स सी ऑप्शन आप टिक कर दोगे, जो कि गलत आंसर है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, है ना। कि अगर आप ऐसा लिखोगे ना डायरेक्टली, ये पता ही होता है बच्चों को एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, तो ऐसे करेंगे तो 4:1 आ जाएगा, जो कि गलत आंसर है। करेक्ट आंसर डी इसका है। आप पूरा रिलेशन लिखोगे। वह इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो इसने बोला सेम मीडियम, सेम मीडियम मतलब रो एंड वी सेम हो। अगर कोई सेम मीडियम है, इसका मतलब होगा रो एंड वी विल बी सेम। कि रो एंड वी की वैल्यू क्या होगी, इसलिए आपके सेम होगी, क्योंकि वेव वेलोसिटी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है और डेंसिटी तो होती है ना। वेव वेलोसिटी भी किसकी प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की। तो रो एंड वी सेम होगा, तो मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ एम्पलीट्यूड के नहीं होगा, वो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर ओमेगा भी सेम रहता तो फिर एम्पलीट्यूड आ जाता। फिर यहाँ पे ओमेगा अलग अलग है ना, आप देखो इसका 75 यहाँ पे आ रहा है, 2π75, और ये 2π150 आ रहा है, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से I2 बाई I1 आ जाएगा, I2 बाई I1 की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू A2 बाई A1 का स्क्वायर। हाँ, तो आप देखो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 भी जो होगा ना, 150/75 2:1 हो जाएगा। और A2 बाई A1 भी कितना है, 10/5, ये भी 2:1 है, ये राइट है, ये पूरा पे अलग से तो 16:1 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन ये होगा, हाँ, इस पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही है, डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, हाँ, तो डी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना। तो एक जनरल ये नहीं है, ये तब होता है जब बाकी टर्म कांस्टेंट हो। अगर बाकी टर्म भी चेंज हो रहे हैं, फिर तो आपको मेन फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, इंटेंसिटी का रेशियो वगैरह पूछते हैं, है ना। तो 16:1 इसका करेक्ट आंसर। सर ये पीवी तो कांस्टेंट, तो अपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर करके किया है ना इसे। हाँ भाई, ये चीज तो कांस्टेंट है, ये सारी चीजें ये कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली होता है तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स I2 बाई I1 की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर ओमेगा भी कांस्टेंट होता, दोनों का सेम रहता, तो सिर्फ हम A2 बाई A1 से कर लेते, सिर्फ हम किससे कर लेते हैं, इसलिए आपके A2 बाई A1 से। बेटा वो जो रो है, वो जो P नहीं होता है वो रो होता है, वो लिखने में ऐसा लिखते हैं, दिस इज रो, डेंसिटी का जो सिंबल होता है ना, डेंसिटी का सिंबल जो रो लिखते हैं, रो इज दैट इज सिंबल फॉर डेंसिटी। रो के साथ बड़ी गड़बड़ है, इसको अगर ऐसा रखो तो बच्चे इसको P बोलते हैं, इसको ऐसा कर दो तो E बोलते हैं। ये बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल काम नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। फिर रो लिखता हूँ मैं, डेंसिटी के लिए सिंबल होता है रो। ठीक है, तो ये आपका 16:1 आ गया, ये आपको करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसी नेचर का, है ना, तो विल गेट योर आंसर। हाँ, फर्स्ट जो मेथड होगा वो तब एप्लीकेबल होगा जब बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हो, अगर फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती। अगर इसमें ये वर्ड यूज कर सकता कि सेम मीडियम एंड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम सोर्स, ये 75 है तो ये भी 75 होता, तो फिर ये हो जाता इंटेंसिटी डायरेक्टली। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है ना, इस तरह से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, ये पक्का एग्जाम में आता है।
इसमें भी एवरेज इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है वेव 1 एंड वेव 2 में। वेव 2 में हाँ सारा सही है आपका आंसर। हाँ देवेशी, योर आंसर इज करेक्ट। अनिका, योर आंसर इज करेक्ट। सोहम, योर आंसर इज करेक्ट। राई, योर आंसर इज करेक्ट। अब समझ गए ना आप लोग, बिल्कुल सही किया आपने। आदर्श, योर आंसर इज करेक्ट। सही। देखो एक क्वेश्चन करवाने के बाद ही आप इसको सही कर लिया आपने। मतलब दोनों में होता कि अगर मैं इसको पहले करवाता तो उसको गलत करते आप, लेकिन अब आपको पता है तो आपने सही कर लिया इसे। ठीक है। हाँ अर्पिता, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, काफी लोगों ने सही किया इसे, है ना। आपने सही किया कि वेव 1 और वेव 2 का रेशियो बताना है आपको। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लिखो। इसका आंसर 25/16 रेशियो ये होगा 1/ρv ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो सेम मीडियम मतलब रो एंड वी सेम होंगे तो सेम केस आ गया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1/I2 जो होगा, इस केस में वही हो जाएगा ओमेगा 1/ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इंटू A1/A2 का होल स्क्वायर। तो A1/A2 तो देखते ही लग रहा है कि कितना है, एक का एम्पलीट्यूड 5 है, एक का 2 है, तो A1/A2 तो 5/2 होगा। अब वो फ्रिक्वेंसी का रिलेशन क्या होगा वो ध्यान देना। तो आप देखो फ्रिक्वेंसी जिस टाइम में वेव 1 की 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है, वेव 2 की 2 साइकिल कंप्लीट हो रही है, मतलब वेव 2 इज मोर फ्रिक्वेंट, तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे इस केस में ऐसा हो जाएगा F2 इज ट्वाइस ऑफ F1। जिस टाइम में इसकी एक साइकिल कंप्लीट हुई 1 साइकिल पर सेकंड, इसमें 2 कंप्लीट हो गए 2 साइकिल्स पर सेकंड, F2 इज ट्वाइस ऑफ F1 आ गया। F2 की वैल्यू होती है ओमेगा 2/2 पाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1/2 पाई। 2 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से ओमेगा 1/ओमेगा 2 की वैल्यू 1/2 बस पुट कर दो आप यहाँ पे, ये 1/2 का स्क्वायर हो गया और ये आपका 5/2 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 25/16 आ गया। अगर इसमें आप ये वाला टर्म नहीं लेते तो 25/4 आ जाता, ये गलत आंसर होता है ना। तो ध्यान रखना आपने, फ्रिक्वेंसी का टर्म्स इसमें इंपॉर्टेंट है। सर मैंने इसको ऐसे किया कि जो टाइम पीरियड था तो ऐसे बोला कि वेव 1 का अगर टाइम पीरियड t है तो फिर वेव 2 का टाइम पीरियड t/2 होगा और सही फिर है, उसके सही है। बाद ओमेगा π/3 वैसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सही किया आपने कि अगर एक वेव 1 का टाइम पीरियड अगर t है तो वेव 2 का टाइम पीरियड उसका हाफ है, टाइम पीरियड हाफ होने का मतलब फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी।
है ना, उसी टाइम ओमेगा 1 ओमेगा 2 का रेशियो निकाल लिया आपने, बात एक ही है, सही बात है ना, ठीक बोल रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो 25/16 आंसर आ गया है ना। तो इस तरह के थोड़ा से हमने न्यूमेरिकल्स इसमें अटेंड किया, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, जो मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो वो प्रोग्रेसिव वेव का पार्ट ना छूट जाएगा आपका, बचा हुआ रह जाएगा, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, 25/16 वाले पे आ जाते हैं। ये सब तो कर ही लेंगे हम, इसमें ये भी कर लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन था नहीं, दिस क्वेश्चन वाज द करेक्ट आंसर। तो क्या आंसर आ रहा था, किसी का आंसर आया क्या इस क्वेश्चन का? If anybody has got the correct answer. ओके, चेक करता हूं मैं कौन सा आंसर आपका सही आ रहा है। हाँ सही है, सही है, दिवेश, आदर्श, गौतम, अनिका, सबका सही आंसर आ रहा है ना, सही आंसर। सारा योर आंसर इज करेक्ट, है ना, योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही आंसर था आपको सबने। हाँ ठीक कर रहे हो आप, इसमें आप लोग सबके आंसर जो है वो सही है ना, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन जो करेक्ट है, ये ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, कि जो ए ऑप्शन है वो आपका सही है ना। देखो कैसे करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको मैं, कि भाई कोई भी जो वेव का फॉर्म होता है इक्वेशन, वो इस फॉर्म में होती है, y इक्वल टू ए साइन, है ना, के एक्स माइनस प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फॉर्म होता है ना। किसी भी वेव का इक्वेशन आपका ये होता है। तो एम्पलीट्यूड तो देखते ही लग रहा है, हाँ, कि भाई जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू जो है वो 4 है ना, कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, बेसिकली आपकी 4 है। तो एम्पलीट्यूड तो आपका 0.4 फिर क्यों लिखा है इसने, सेंटीमीटर में लिया हुआ है ना, कि इसको पूरा एक्सप्रेशन सेंटीमीटर में है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो 4 इंटू 10⁻³ मीटर है, मतलब ये 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही, एम्पलीट्यूड तो आ गया, यहाँ पुट कर देंगे। अब हम निकालते हैं इसका के कितना होगा। तो आप देखो यहाँ पे ये 1.5 है और यहाँ पे 5.5 है, ये जो लेंथ होती है यही तो वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ की वैल्यू जो है 1.5 और 5.5 का डिफरेंस है, तो ये आपका हो गया बेसिकली आपका 4 आ गया, 4 इंटू 10⁻² मीटर, 4 इंटू 10⁻- क्या हो गया बेसिकली आपका 2 मीटर, है ना। तो ये 4 इंटू 10⁻² मीटर आ गया, यहां से वेवलेंथ आ गया, है ना। और अगर आपको वेवलेंथ पता है, राइट, तो इससे हम इसमें वेवलेंथ से आपका ये आ जाएगा 2π/k यूज कर लेंगे हम इसमें, 2π/k यूज कर लेंगे, चूंकि लेकिन मीटर में नहीं लिख सकता ना, आपको सब एक्सप्रेशन सेंटीमीटर में लिखना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी आपने सेंटीमीटर में ही लिखोगे फिर आप। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी हो गई 4 इक्वल टू 2π/k आ गई। तो यहाँ से जो k की वैल्यू होगी ये π/2 आ जाएगी, मतलब इसका k जो होगा वो π/2 होगा, तो k भी आ गया आपको। वैसे वैल्यू से तो निकालनी है, k आपने निकाल लिया, आपने एम्पलीट्यूड निकाल लिया, अब ओमेगा निकालना है आपने, है ना। तो ओमेगा निकाल
थोड़ा सा टफ काम है, क्योंकि ये वाई एक्स ग्राफ है ना, इसमें टाइम का कोई चीज होता ही नहीं है, तो इसके लिए सर वो Vmax दिया मुझे, हाँ क्या चीज बेटा, Vmax दिया। हाँ वी दिया हुआ है आपको कि पी पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दी हुई है, नहीं वो मतलब वो मैक्सिमम नहीं है, ये तो उसकी वेलोसिटी है कि भाई उस पी पॉइंट की पार्टिकल वेलोसिटी जो है ना वो 20√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं, है ना, आपको पता है कि जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है वो माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप होता है ना, कि माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू क्या होता है बेसिकली आपका स्लोप होता है। तो पार्टिकल वेलोसिटी इसने 20√3 दिया हुआ है ना, माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी मुझे निकालना है ना, कि वेव वेलोसिटी मुझे क्या करना है बेसिकली आपका कैलकुलेट करना है ना, और स्लोप यहाँ पे 1060 आ गया, √3। 1060 √3 आ गया, तो √3 और ये कैंसिल हो गया, तो जो वेव वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ये -20 मीटर पर सेकेंड आ गई, है ना, कि वेव वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई बेसिकली आपकी -20 मीटर पर सेकेंड। और वेव वेलोसिटी जो होती है ये ओमेगा बाई के होती है, कि वेव वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली आपकी ओमेगा बाई के होती है, तो ओमेगा बाई के आप पुट कर दो यहाँ पे, कि वेव वेलोसिटी जो होती है ओमेगा बाई के होती है, तो 20 ओमेगा मुझे निकालना था, के पता है π/2, तो ओमेगा की जो वैल्यू आ गई π/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 10 पाई आ गया। 10 पाई क्यों आ रहा है, 100 क्यों नहीं आ रहा है आपका, 10 क्यों आ रहा है इसमें आंसर, आपके आंसर में तो 100 दिया हुआ है ना, ऐसे क्यों हो रहा है, सेंटीमीटर में भी हाँ वो दिख रहा मीटर है, मीटर है ना, ये सेंटीमीटर पर सेकंड एक्चुअली, ये जो पूरी चीज है ना ये एक्चुअली सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी, है ना, कि -20 सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा आपका ये, है ना, ये -20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी तो सेंटीमीटर पर सर सेकंड, मैंने ओमेगा 2π/t करके निकाला। नहीं टी तो इसमें कोई फैक्टर ही नहीं आ रहा है ना, टी कहाँ कुछ आ रहा है आपका, ओमेगा की तो फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, फिर उसका इनवर्स। वही बात है, वही बात है बेटा, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स ही आ जाएगा। नहीं टाइम पीरियड कैसे निकाल रहे हो आप, सर 2π/t को फिर सर वो 2π हाँ वो सही है, उससे भी आ जाना चाहिए ना, वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के होता है, तो ओमेगा, सर वही 10π आ रहा है। हाँ सर वो ओमेगा इक्वल टू 10π ही आ रहा है। अच्छा ओमेगा इक्वल टू 10 पाई आ रहा है ना, तो ओमेगा का 10 पाई, यहाँ तो 100 फिर क्यों दिया हुआ है, वही 100 है ना, 100 क्यों दिया हुआ है आपको, मुझे तो 10 पाई ही लग रहा है इसका आंसर। भाई वेव वेलोसिटी जो होगी वो आपकी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो ओमेगा जो होगा वो आपका, है ना, भाई ओमेगा की वैल्यू आप जब लिखोगे यहाँ पे तो 20 इंटू π/2 लिख दोगे आप इसे, है ना, तो 20 इंटू π/2 लिखेंगे, तो ये 100 आने का मेरे को रीजन समझ में नहीं आ रहा है, बताओ भाई कोई बता सकता है क्या, 100 क्यों आ रहा है, 100 ही है ना ये तो, चेक करो जरा से, 100 के रीजन समझ में नहीं आ रहा मुझे, मान लो मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में भी अगर कन्वर्ट करेंगे तो भी तो उससे भी तो नहीं आएगा ये, उससे तो और भी अलग आ जाएगा रिलेशन, है ना, उससे जो रिलेशन आएगा ना वो और भी अलग आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू चेक कर लें, अच्छा लैम्डा की वैल्यू से चेक कर लेते हैं, भाई लैम्डा जो था वो आपका ये था, भाई इससे ये वाला कॉन्फिशिएंट तो सही आ रहा है ना π/2, ए की वैल्यू तो π/2 सही आ रही है आपकी, है ना, कि लैम्डा की ये वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है जैसे कि आपकी के की वैल्यू, हाँ आप और ये भी आपका जो के है वो पर सेंटीमीटर ही निकाला है आपने, यहाँ भी सेंटीमीटर ही है, आप समझे मेरी बात ना, जब आप ओमेगा लिखोगे तो ओमेगा इक्वल टू जो होगा वो v इंटू के हो जाएगा, तो v की यूनिट आपने लिख दी सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो k की आपने यूनिट लिखी है ना, कि v की यूनिट आपने सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखी है, और जो k की यूनिट आपने लिखी है ये भी तो पर सेंटीमीटर ही है,
वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, तो ये के रेडियन पर सेंटीमीटर तो आया हुआ है आपका, है ना। ये के भी जो है वो यही तो आया हुआ है आपका, पर सेंटीमीटर में आया तो रेडियन में ओमेगा आ जाएगा। तो v को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू के मल्टीप्लाई करके 10 ही आ जाना चाहिए, लेकिन ये 10 नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, इसको डाउट क्लास में डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा इसको चेक कर लूंगा। वैसे ये आंसर सही है इसका, लेकिन इसमें डाउट क्लास में चेक कर लेंगे इसे, तो इसको डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस में हम एरर कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो डाउट क्लास में विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, ठीक है नहीं। इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन डाउट क्लास में ही करता हूँ, उसमें टाइम रहता है ना काफी, इसमें तो टाइम खत्म हो जाता है, राइट। तो आज के लिए इतने काफी है, ये क्वेश्चन डाउट क्लास में हम फिर से ले लेंगे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट द साउंड वेव, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद आपका साउंड वेव आ जाएगा। अभी तक हमने साउंड वेव नहीं पढ़ा है, विल डिस्कस द साउंड वेव। थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय 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 बाय, दैट्स ऑल, बाय बाय। इसको चेक करेंगे क्वेश्चंस को, बाय सर। गड़बड़ है अभी, जल्दबाजी में ना गलत करना सही नहीं है ना, तो उसको कर लेंगे ठीक से। ओके, बाय बाय। आप मॉड्यूल पढ़ो बेटा श्रेया, मॉड्यूल पढ़ो, बेस्ट है। मॉड्यूल या एससी वर्मा दो ही बुक होती है, उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ो, है ना। गो फॉर मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट कर लो, उसके बाद कोई दूसरी चीज कर लो। हाँ, एससीवी भी कर सकते हो, मतलब मॉड्यूल में अगर कुछ थ्योरी आपको समझ में नहीं आए देन यू कैन रेफर द एससीवी, लेकिन पहले मॉड्यूल पढ़ना है आपको।